ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, तो इतनी इज्जत जरूर देना। बेटा अगर ये इज्जत चाहिए आपको, जब समाज में आप सर उठा के जी सकें, तो केवल और केवल एक चीज आपके पास, वो है आपकी एजुकेशन। उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं फिर आज इसी टॉपिक को लेकर एक और टॉपिक हम आज कवर करेंगे, स्टैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, यहां से हर शिफ्ट में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज एक और क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स आज हम कवर करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं चैप्टर का, ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले तो जानते हैं बच्चे, व्हाट इज स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स होता क्या है। तो स्टैटिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे भाई, मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि ये हमारा बुलेट ट्रेन बैच है। इसके अंदर हमें फास्ट ट्रैक बेस पे कोर्स कंप्लीट करना है, और ऐसे करना है ताकि हम एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो उसके लिए हमें थोड़ा फास्टली चलना होगा। तो स्टैटिक्स की मैं बात करूं तो बच्चे, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब इन शॉर्ट अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस द डेटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। मतलब डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, उसके बाद रिजल्ट देना, ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक फुल प्लस एक बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा एक सब्जेक्ट है, ये कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे तो वहां देखोगे पूरा सब्जेक्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। बिजनेस फील्ड में जाओगे तो वहां एक पूरा सब्जेक्ट है ये। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने देखोगे एक पूरी ब्रांच है स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी के साथ मिलके ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है। बट हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको यहाँ टाइम बहुत कम है, तो हमें स्पीडली करना होगा। तो चलिए स्टैटिक्स की मैं बात करूं बच्चे, तो स्टैटिक्स के अंदर अगर हम बात करें, एक मिनट बच्चे, स्टैटिक्स की मैं बात करूं अगर, तो स्टैट्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है बच्चे सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होता है डिस्पर्जन। एक आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा आता है डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी गिव सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू के अंदर हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ते थे, आपने देखा होगा पहले, ये 3 टॉपिक आते थे हमारे, मीन, मीडियन, मॉड। ये हमारे 3 टॉपिक आते थे। डिस्पर्जन की बात करें तो इसके अंदर आता है बच्चे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे टॉपिक हैं जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म बनता ही बनता है। तो एक बार स्पीड से थोड़े थोड़े फॉर्म में देख लेते हैं। पहली बात करते हैं हम मीन की। फर्स्ट टॉपिक हमारा मीन। भाई मीन सारे बच्चों को पता है, ये हमारा क्या है, एवरेज वैल्यू देता है। जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, सभी क्या देते हैं आपको, एवरेज वैल्यू। बट इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है हमारा मीन। अब मीन को भी फर्दर ब्रेक करें तो ये हमारे पास 3 होते थे। एक हमारा अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन, आपने सुना होगा शायद। मैं अगर बात करूं अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन, अब जो हमारा डेटा होता है ना बच्चे, मैंने बताया अभी फास्ट टाइम बेस पे चल रहे हैं, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। आपने देखा होगा जो डेटा होता है हमारा बेसिकली, वैसे तो हम जाने थियोरेटिकली तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। बट ये सब बातें जब हम ड्रॉप का बैच लेते हैं, 1 ईयर का बैच होता है, उसमें डिस्कस करते हैं। ये सब उसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है कभी भी। नॉर्मली हम बात करें तो जो हमारा स्टैटिक्स के अंदर डेटा होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इसको भी छोड़िए और सिंपल समझिए, सिंपल डाटा, सिंपल नंबर दे रखे होंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी वाली डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी होती है। तीसरा होता था, आपने देखा होगा, क्लास इंटरवल फॉर्म। तो तीनों केस में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पहला आता है हमारा व्हेन सिंपल डेटा इज गिवन, व्हेन सिंपल डेटा इज गिवन। अगर हमें सिंपल डेटा दे रखा है लाइक x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn, तो इस केस में हम मीन कैलकुलेट करते थे बच्चे सिग्मा xi डिवाइड बाय n, और i की वैल्यू होती थी 1 से n तक, आपने देखा होगा। इसी में अगर मैं बात करूं आपसे फ्रीक्वेंसी के केस में, तो आपको पता होगा मीन होता था बच्चे सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। यहां सिग्मा fi को हम n भी लिख देते हैं कई बार, ये पढ़ा होगा आपने। इसके बाद
अगर क्लास इंटरवल दिया होता था तो क्लास इंटरवल वाले केस में आप यूज करते थे इसको मीन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। एक शॉर्ट फॉर्म होता था वेयर आपको याद होगा बच्चे, ए क्या होता था हमारा एज्यूम्ड मीन, ए होता था हमारा एज्यूम्ड मीन सॉरी, और dx होता था हमारा x माइनस ए अपॉन आई। इस तरह से कैलकुलेट करते थे, आपको याद होगा। इसी में एक टॉपिक आता था हमारा कंबाइंड मीन, एक टॉपिक था बच्चे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कब यूज करते थे? ऐसे मान के चलिए हमारे पास दो डिफरेंट मीन दे रखे हैं, दोनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखी है और मैं चाहता हूं उसका कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल, आप जैसे सपोज आप 12th क्लास में हो, आपकी क्लास में सपोज आपका स्कूल कोएड स्कूल है, 40 स्टूडेंट गर्ल हैं और 20 स्टूडेंट बॉयज हैं। गर्ल का कोई एवरेज आया यानी परसेंटेज आई, एवरेज परसेंटेज, बॉयज की एवरेज परसेंटेज आई। मैं कहता हूं पूरी क्लास की एवरेज परसेंटेज क्या होगी? तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन अगर मैं बोलता हूं, दो की बात की मैंने गर्ल्स और बॉय, तो यहां लिख देंगे मीन 1 2। ये होता है बच्चे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n। ये होता था, आपको याद होगा शायद, याद नहीं है तो उसको याद कर लेना। सॉरी, ये n क्या होगा बच्चे, यहाँ n1 प्लस n2 कर देना। अगर यहाँ तीन ऑब्जर्वेशन होंगी तो क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारा कंबाइन मीन होता था। इसी में कई बार जरूरत पड़ जाती है आपको डायरेक्टली मीन ऑफ नेचुरल नंबर। मीन ऑफ नेचुरल नंबर, उसे कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ बातें याद रखिएगा। अगर मैं कहीं लिखता हूं सिग्मा xi, सिग्मा n सपोज, चलिए मैं इसको पहले आपको थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं वैसे ऑलरेडी आपको स्टैटिक्स में पढ़ा चुका था, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं सिग्मा n। सिग्मा n का जो वैल्यू होगा वो क्या होता था बच्चे, n प्लस 1 बाय 2 होता था। नेक्स्ट है देयर स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू व्हाट, n स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर इज व्हाट, ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। देयर क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना, n क्यूब। ये होता है बच्चे सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, n प्लस 1 बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। याद रखिएगा। अगर बाई चांस बच्चे कभी ऐसा लिखा आ जाए सिग्मा k और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो ये k इज व्हाट, एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो k n टाइम होगा, तो आप डायरेक्टली इसको k n लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या लिख सकते हो, k n। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी। अगर मैं बात करता हूं मीन ऑफ नेचुरल नंबर, मीन ऑफ नेचुरल नंबर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, इन सबका सम कितना है हमारे पास, n प्लस 1 बाय 2। तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2, और ऑब्जर्वेशन कितनी थी n से n कट जाएगा, डायरेक्टली क्या हो गया बच्चे, n प्लस 1 बाय 2। ये डायरेक्टली अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। बच्चे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे क्वेश्चन नहीं बनता, कई सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, इस पे रिलेशन की बात करें अगर हम, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। एक और रिलेशन होता है इसके अंदर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है बच्चे अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। इसी में टॉपिक आता था मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मीडियन। आपको याद होगा मीडियन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है भाई सिंपल डाटा अगर दे रखी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को। आपको याद होगा सबसे पहले क्या करते थे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, फिर चेक करते थे इवन या ऑड। इससे बेटर रहेगा कि आप क्या करें, आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, ऐसे लाइक दिस वन, ऐसे लिख दें आप इस टाइप से 5 6 जितने भी नंबर हैं। और आपने क्या करना है बच्चे, कोई इवन और ऑड का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपने क्या करना है, इधर से ये काटने शुरू करने हैं, एक से एक कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, जो बचेगा बीच में वो इसका मीडियन हो जाएगा। अगर दो नंबर बचते हैं, ये तो ऑड ऑब्जर्वेशन थी तो आपने देखा कि एक नंबर बच गया, जो लास्ट में बच गया वही हमारा आंसर है। अगर ये इवन ऑब्जर्वेशन होती तो लास्ट में हमारे दो नंबर बचते, तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा।
इसी में क्लास इंटरवल की फॉर्म में कई बार यूज किया जाता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू होता है बच्चे, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस सिग्मा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला होता था। एल लोअर लिमिट, एन बाई टू आपको पता है एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी होती थी जो हमारी मॉडल क्लास होती है उससे जस्ट ऊपर वाली, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जहां ये लाई करता है, बस आपको ये देखना होगा। इसको देखेंगे आप, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करेंगे। इसी में था हमारा मॉड, मॉड की तो आपने पता होगा, डायरेक्टली पता है बच्चों को कि मॉड क्या होता है बच्चे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी हमारा मॉड होता था। इस पे भी जनरली क्वेश्चन नहीं देखा जाता। अच्छा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें एक रिलेशन भी होता है बच्चे, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस 2 मीडियन। ठीक है बच्चे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और टॉपिक, इसी में एक टॉपिक और देखते हैं। ये तो था हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे नहीं बनता, ये बीच बीच में यूज होता है। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मेनली बच्चे। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में कुछ नोट मैं दे देता हूं आपको। इन केस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, देयर विल सेम इफेक्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक ऑपरेशन इन केस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ भी होता है उसमें अगर मैं सेम नंबर से ऐड करता हूं, कुछ भी ऐड करता हूं, तो रिजल्ट पे सेम इफेक्ट पड़ने वाला है। समझिएगा जरा, मेरे पास कुछ नंबर हैं जिनका मीन 5 है, मेरे पास कुछ नंबर हैं जिनका मीन 5 है। अगर मैं ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट में भी 2 ऐड हो जाएगा, मतलब मेरा मीन 5 प्लस 2 मतलब 7 हो जाएगा। और अगर मैं सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सभी सेंट्रल टेंडेंसी में होता है, यानी देयर विल सेम इफेक्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक ऑपरेशन। क्या हो जाएगा बच्चे, देयर विल सेम algebraic effect on all central tendency। सभी सेंट्रल टेंडेंसी पे क्या हो जाएगा बच्चे, सेम इफेक्ट होगा। ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज किया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में अगर मैं समीशन करता हूं, सारी ऑब्जर्वेशन को डेबिट करता हूं उसके मीन से और उसका अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करता हूं, तो ये हमेशा 0 देता है, और इसका स्क्वायर हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है। ये छोटी छोटी बातें, फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए आगे, इसी में एक टॉपिक आता है अब डिस्पर्जन। टॉपिक आता है बच्चे डिस्पर्जन। जैसे मैंने बताया आपके कोर्स में डिस्पर्जन के क्वेश्चन मेनली आते हैं। डिस्पर्जन की मैं बात करूं तो डिस्पर्जन के केस में आपके कोर्स में आएगा बच्चे रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, नेक्स्ट है मीन डेविएशन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम बात करें, देखिए डिस्पर्जन भी 2 टाइप का होता था। डिस्पर्जन भी हमारा 2 टाइप का होता है, चलिए मैं वो भी लिख देता हूं, वैसे कभी पूछा नहीं जाता। एक होता है बच्चे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन। अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो जैसे यहां लिखा मैंने रेंज, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इधर लिखा मैंने क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें आप अगर देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे ना, तो इन 2 टॉपिकों पे क्वेश्चन नहीं आया, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेनली यहां से आपके 2 ही टॉपिक चलते हैं, ये 2 टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन और दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पहला है बच्चे हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, पहले इसको ना
इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है, फिर शायद आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ये डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे यहां लिखा मैंने मीन डेविएशन, डेविएट करना, चेंज करना, यानी कितना चेंजेस आए हैं। स्टैटिक्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, मैंने कहा ना अभी स्टैटिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सपोज आपने देखा कि भाई अभी, चलिए हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई शादी फंक्शन है, और आपने देखा होगा शादियों में जब कई बार जाते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो क्राउड है ना वो पूरा बट जाता है। जैसे लेडीज डिपार्टमेंट अलग, उनकी अलग गॉसिप चलती है, कुछ लोग डीजे पे मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हीं में से कुछ क्राउड ऐसा होता है जो ओल्ड एज बंदे होते हैं, वो बीच में कहीं बैठे होते हैं, उनका डिस्कशन क्या है। देखिए रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले तो लोग हैं नहीं, वो कभी कभी मिलते हैं, तो उनका डिस्कशन या तो किसी बच्चों की एजुकेशन को लेकर होता है, और आपका बेटा क्या कर रहा है, ये बेटी क्या कर रही है, शादी कब हो रही है बेटे की, इस तरह का डिस्कशन चलता है। और एक कॉमन टॉपिक जो जनरली हिट रहता है हमेशा उस तरह की गॉसिप्स में, और वो होता है सरकार को लेके। जब से सरकार आई है महंगाई बहुत हो गई है, दूसरे अरे नहीं नहीं बड़ी तरक्की हो रही है। महंगाई की अगर हम बात करें तो वो बोलेगा कि भाई, एक बंदा उन्हीं में से अगर बोलता है कि महंगाई की बात कर रहे हो आप, पिछले साल बेटे की शादी की थी, 10 लाख में सब निपट गया था, आज यही मैरिज होम है, वही सब कुछ है, 15 लाख लग चुका है अब तक। पहले 10 लाख में हो गया था, अब 15 लाख लग चुका है, मतलब कितना चेंजेस आ गया, 5 लाख रुपए का। ये जो चेंज है यही हमारा डेविएशन कहलाता है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो ऑब्जर्वेशन आपके पास होने चाहिए, किसको कंपेयर कर रहे हो और किससे कंपेयर कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपकी मम्मी कोई सब्जी खरीद के लाए, वो बोलेंगे देखिए महंगाई कितनी हो गई, लास्ट ईयर इसी महीने में आलू के रेट 20 रुपए थे और आज देखिए 35 रुपए हो गए, इट मीन व्हाट, 15 रुपए बढ़ गए। तो ये जो 15 रुपए का चेंज है यही हमारा डिस्पर्जन कहलाता है। अब आज 35 हो गए, लास्ट ईयर 30 थे या 25 थे या 20 थे, जो भी था, तो आज को अगर मैं कंपेयर करता हूं लास्ट ईयर से, तो इसको बोलूंगा कैसे मैं, आज का डेविएशन अबाउट लास्ट ईयर, अबाउट लास्ट ईयर, तो यहां वही बनेगा, यहां मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो जिसके अबाउट होता है हम उसको माइनस कर देते हैं बच्चे, समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे बोलता हूं मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन का मतलब है कि मैं मीन से कंपेयर कर रहा हूं, उसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, मीन डेविएशन ब्रैकेट में लगा देना है बार, एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, सिग्मा मॉड के अंदर xi मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, मीन से, तो माइनस मैं मीन कर दूंगा डिवाइड बाय n, ये हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो उस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे सिग्मा fi मॉड के अंदर xi माइनस मीन डिवाइड बाय n, वेयर आपको पता है मीन क्या होता है, सिंपल केस में होता है सिग्मा xi अपॉन n, और फ्रीक्वेंसी वाले केस में होता है सिग्मा fi xi डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा। तो ये होता था हमारा मीन डेविएशन। अगर वो बोले आपसे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करिए, ध्यान दीजिए बच्चे, अबाउट मीडियन, अबाउट मीन बोलेगा तो माइनस मीन कर देंगे, और अबाउट मीडियन बोलेगा तो माइनस मीडियन कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, देखो सिग्मा मॉड के अंदर क्या था xi माइनस, यहां हम लिख देंगे बच्चे मीडियन डिवाइड बाय n, बस सिंपल इतना सा फंडा है। फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में मैंने एक टॉपिक बोला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करें, इसको आप ऐसे समझिए, कोफिशिएंट का मतलब है परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइड बाय टोटल मीन इनटू 100। अगर अबाउट मीडियन कहोगे तो डिवाइड बाय मीडियन लिख दोगे, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन। तो ये था बच्चे हमारा मीन डेविएशन। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, जरा समझने की कोशिश करें। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी क्या है, डेविएशन है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेंट्रल टेंडेंसी होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, ऐसे ही डिस्पर्जन हमारे 4 टाइप के थे, फर्स्ट वन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला
स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिस्पर्जन होता है या डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो जरा, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं बच्चे, पहला वही सिंपल डाटा के लिए तो एसडी, इसको कुछ टीचर सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बच्चे सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और ये पूरा रूट के अंदर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज, अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो एसडी होता है रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, यहां f और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां मीन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिग्मा xi अपॉन n होता है। फ्रीक्वेंसी वाले केस में सिग्मा fi xi बाय n होता है। देखिए बुकों में लिखे हुए हैं, ये मेथड इसलिए लिखे हैं, एक हमारा क्लास इंटरवल के लिए भी होता है शॉर्टकट मेथड, उसका नाम शॉर्टकट मेथड है बट वो भी एक लेंथी क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए इससे बेटर रहेगा, इन सब फॉर्मूला से बेटर रहता है जो मोस्टली यूज किया जाता है, इन्हीं से ड्राइव होता है फॉर्मूला। एसडी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हम अक्सर यूज करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बार बार यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं नोट में कुछ बातें लिख देता हूं आपको। पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमसे वेरिएंस पूछा जाए, बच्चे वेरिएंस क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी सबके ऊपर से रूट हटा दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसी में अगर मैं बोलूं देयर विल नो इफेक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन ऑल डिस्पर्जन, यानी मीन डेविएशन हो स्टैंडर्ड डेविएशन हो कुछ भी हो, अगर मैं सेम नंबर उसके अंदर ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो क्या बोलेंगे, देयर विल सेम इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन ऑल डिस्पर्जन। मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे या जो भी डिस्पर्जन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब जेई में एक क्वेश्चन आ गया था, देखिए उस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था इन अ क्लास स्टूडेंट परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स एग्जाम, टीचर डिसाइडेड टू अवार्ड 10 एडिशनल मार्क्स बट रिजल्ट रिमेन सेम, मतलब पूरी क्लास ही फेल थी, 10 मार्क्स एडिशनल मार्क्स देने के बाद भी फेल थी। एडिशनल मार्क्स दिए मतलब हर बच्चे को 10-10 नंबर हमने ऐड कर दिए, प्लस कर दिया, तब भी कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। विच स्टैटिस्टिकल टूल यूज बाय टीचर, ऑप्शन था मीन, मीडियन, मॉड या वेरिएंस। भाई मीन मीडियन मॉड पे तो इफेक्ट पड़ता है एडिशन का, बट उसने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या रहा होगा डिस्पर्जन, और वेरिएंस क्या था डिस्पर्जन का पार्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या था उसका डिस्पर्जन था, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इन केस ऑफ वेरिएंस इफेक्ट विल स्क्वायर टाइम, इफेक्ट क्या होने वाला है स्क्वायर टाइम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो पड़ता ही नहीं है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का पड़ेगा तो स्क्वायर टाइम। अगर मैं बोलता हूं कुछ नंबर हैं जिनका वेरिएंस 5 है, इफ ईच एंड एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट विल न्यू वेरिएंस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर टाइम, बिकॉज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है बच्चे, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम इफेक्ट पड़ता है, तो वेरिएंस में क्या हो जाएगा स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। ये डेरिवेशन करने के बाद आता है, बट हमने कहा ना ये हमारा फास्ट ट्रैक बेस्ड कोर्स है तो इसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने होंगे, इसका डेरिवेशन में जो बड़ी लॉन्ग वीडियो होगी उसमें कराऊंगा। अगर मैं इसके वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस क्या हो जाएगा बच्चे, एस डी का स्क्वायर दैट विल व्हाट n स्क्वायर माइनस 1/12, ये हो जाएगा बच्चे, सिंपल।
इसी में एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट आता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सीबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बताता है विच वन इज मोर कंसिस्टेंट और विच वन इज मोर वेरिएबल। जिसका सीबी ज्यादा होगा, इसको याद कैसे करना है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, वेरी ज्यादा कर रहे हैं तो कंसिस्टेंस कम होगा और वेरिएबल ज्यादा हो, समझना, वेरिएबिलिटी ज्यादा कंसिस्टेंसी कम। कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझिए कि भाई आपने सुना होगा ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं किस बात के लिए, कि भाई चाय बेचते थे। एक बंदा आया और बोलता है मैं भी चाय बेचूंगा। देखिए हर चीज के लिए माइंड बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, ये कहना गलत होगा कि हम कुछ भी काम कर लेंगे तो अनपढ़ भी कर लेंगे। हर चीज के लिए दिमाग की जरूरत होती है, स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। भाई बच्चे ने कहा कि मैं भी चाय बेचूंगा। अब उसने क्या किया, विदाउट डिसीजन, विदाउट स्टैटिक्स यूज किए, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली कहीं दुकान खोल ली। अब दुकान खोल ली तो देखा उसने चाय की दुकान नहीं चल रही। उसने कहा यार मजा नहीं आया, कहीं और दुकान खोल ली। उसने कहा मजा नहीं आया, फिर कुछ दिन बाद कहीं और दुकान खोल ली, मजा नहीं आया। क्या वो कभी जीवन में टिकाऊ चाचा चाय वाला बन पाएगा? शायद नहीं। लेकिन एक बंदे ने क्या किया, पूरी प्लानिंग के साथ पूरी स्ट्रेटजी उसने लगाई, पूरा स्टैटिक्स यूज किया, डेटा कलेक्ट किया कि मुझे दुकान कहां खोलनी चाहिए, वहां खोलनी चाहिए तो क्यों खोलनी चाहिए, वहां और कितनी दुकानें हैं, सबसे ज्यादा दुकान किसकी चलती है, सबसे ज्यादा चलती है तो क्यों चलती है, वो ऐसा क्या देता है। ये सारी डेटा कलेक्ट करने के बाद उसने डिसीजन लिया और दुकान खोली। ग्राहक कुछ दिन कम आए, उसने दुकान नहीं बदली, तरीके बदले। तो अपने तरीके बदलिए। अगर आपको लगता है किसी एक तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो तरीके बदलिए। मंजिल को नहीं छोड़ने, सपने नहीं छोड़ने, आपको तरीके बदलने होंगे। तो देखिए वही कहता है वो कि अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम होगी। तो ये पूछता है कई बार, दो डाटा दे रखी होंगी आपको और कहेगा विच वन इज मोर कंसिस्टेंस, तो आपको दोनों में क्या करना होगा, सीबी कैलकुलेट करना होगा। जिसका सीबी ज्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंस होगा और जिसका सीबी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंस होगा। सीधे टिक लगा के आ जाना। तो ये इसलिए यूज किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आगे होगा। चलिए चलते हैं अब इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू। तो ये था हमारा स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडे जिनके बेस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 2024 की बात करें, 2025 की बात करें या उससे पहले पीवाईक्यू अगर देखोगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये फॉर्मूले सारे पढ़ रखे हैं। तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें। हाँ एक बात याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तभी कर पाएंगे आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ ये मैं कहूंगा आपको क्वेश्चन बहुत इजी आता है जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में पीवाईक्यूज पे। पहला क्वेश्चन 2025 के लिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे, जरा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x10, मतलब n मेरे पास 10 है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है। आगे लिखा है सच दैट, क्या लिखा है बच्चे, सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10 xi माइनस 2 इज इक्वल टू 30 एंड सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10 xi माइनस बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। और बच्चे इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, बीटा की वैल्यू यहां 2 से ग्रेटर है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। एंड देयर वेरिएंस इज, वेरिएंस कितना दिया है बच्चे आपको, वेरिएंस दिया हुआ है 4/5। चलिए पहले इस वाली इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आया वो देख लेते हैं। सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10, ये लिखा है xi माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 30। सिंप्लीफाई करिए, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं बच्चे तो ये आएगा सिग्मा i की वैल्यू 1 से 10, ये हो जाएगा xi माइनस सिग्मा i की वैल्यू 1 से 10 और ये कितना है बच्चे 2 इज इक्वल टू व्हाट 30। सिग्मा xi i इक्वल टू 1 से 10 xi, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर
मैं ऐसा लिखता हूं कहीं भी आपको ऐसा नजर आता है, यहाँ k दे रखा है, i की वैल्यू 1 से n है, तो यू मे राइट व्हाट kn। तो सिमिलरली ये 2 है और कितने टाइम है, 10 टाइम, तो क्या लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू 10 दैट विल 30। तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये कितना आ गया बच्चे आपके पास, ये आ चुका है सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना हुआ 20, 20 इधर ले जाइए, तो 30 प्लस 20 दैट इज व्हाट 50। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स आई, कितना आ गया बच्चे 50। चलिए सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब मीन की अगर मैं कैलकुलेट करूं वैल्यू, क्योंकि मीन की जरूरत पड़ती है वेरिएंस वगैरह के केस में, तो मीन क्या हो जाएगा बच्चे, मीन हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बाय एन, ये कितना है 50 बाय 10, तो फाइनली 5। सो सिग्मा सॉरी मीन आ गया, ये क्या आ गया बच्चे, मीन आ गया आपका। सो मीन कितना आ गया 5। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, आगे चलते हैं। वेरिएंस कितना रखा है आपको, वेरिएंस दिया है बच्चे 4/5, बट वेरिएंस होता क्या है, आपको मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार यूज करते हैं वेरिएंस के अंदर। चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूं, वेरिएंस बेसिकली है क्या, मैंने बताया था मोस्टली यूज किया जाता है फॉर्मूला। अगर मैं वेरिएंस की बात करूंगा तो रूट हटा दूंगा इसके ऊपर से, तो रूट हटा दूंगा तो जरा गौर से देखिएगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा बच्चे, वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। वेरिएंस कितना है 4/5, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, वेरी गुड, माइनस मीन कितना आया था हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया बच्चे 25, 25 को तो ले जाइए, तो 4/5 प्लस 25/1 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 10। एलसीएम ले लीजिए 5, तो ये आ गया 4 प्लस 125 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 10, ये आ गया 129। ओके 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 2 जा 4 5 एंड 2 1 जा 2, 258 सिग्मा एक्स आई अभी आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं पहले। भाई मेरे पास सिग्मा एक्स आई है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, सिग्मा एक्स बार है, वेरिएंस है। अब चलते हैं आगे, उसने बोला है इफ म्यू एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जरा पहले समझिए जरा ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है हमें, ध्यान से देखो, 2 टाइम x1 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, नेक्स्ट क्या है 2 टाइम x2 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, एंड सो ऑन कितना 2 टाइम x10 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, ये दे रखा है 4 बीटा, मतलब बीटा मेरे पास नहीं है। अच्छा हाँ एक चीज और, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है एक वाली, क्योंकि मुझे वहां बीटा चाहिए, बीटा मेरे पास नहीं है, तो पहले मुझे बीटा निकालना होगा। इसको देखिए जरा गौर से, अगर मैं यहां ध्यान से सुनना, क्या गिवन है बच्चे, ये सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 98। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो बच्चे कितना आएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट 98। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये कितना आएगा बच्चे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा बीटा स्क्वायर 2 बीटा सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट 98। समझिएगा जरा, चलिए इस कैलकुलेशन को मैं यहां कर देता हूं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, बट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है बच्चे, दिस 258 प्लस बीटा स्क्वायर, अभी मैंने बताया था अगर ये है तो n टाइम हो जाता है, ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चे 10, तो बीटा स्क्वायर 10 मतलब 10 बीटा स्क्वायर, 10 बीटा स्क्वायर, यहां देखिए माइनस 2 बीटा इंटू सिग्मा एक्स आई कितना था बच्चे 50, यहां रख दीजिए 50, ये कितना है 50 इज इक्वल टू व्हाट 98। अब ये आ गया बच्चे 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा प्लस, समझिएगा जरा, ये है हमारे पास 258 माइनस 98, भाई 258 98 माइनस करेंगे तो कितना है 0, ये आ गया 6 1 160 इक्वल टू 0। 10 से इसको कैंसिल कर दीजिए,
10 से कैंसिल कर दोगे कितना आएगा बच्चे, बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा और प्लस 16। मैंने कहा था ना बस थोड़ी कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। अब फैक्टर मल्टीप्लाई करे तो 16 आए, प्लस करे तो 10 आए। 10 और 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, सो बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस का 16। यस फैक्टर, यहां से बीटा कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा बीटा की वैल्यू एक तो 8 आ गई एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2। बट 2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में दे रखा है कि बीटा की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चे, 8 आ गई है। अब जरा समझिएगा, मुझे यहां से बोला है मीन इसका कितना है, मीन इसका म्यू है और वेरिएंस कितना है सिग्मा एक्स स्क्वायर। मीन जरा समझे पहले, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, देखो 2x1, ये आएगा माइनस का 2, समझे जरा, प्लस 4 बीटा प्लस इधर 2x2 माइनस 2 प्लस 4 बीटा प्लस एंड सो ऑन कितना 2x10 माइनस 2 प्लस 4 बीटा। इस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो। बीटा कितना है बच्चे आपके पास 8, 8 4 जा 32, 32 माइनस 2 30, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है 2x1 प्लस 30 प्लस 2x2 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना 2x10 प्लस 30। बस यहां से बस हो गया गेम। फर्स्ट जरा समझिएगा, मीन मीन उसने बोला है म्यू है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब इंट्रोडक्शन देना शुरू किया था तो मैंने बताया था मीन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। यहां ऑब्जर्वेशन थी क्या मेरे पास, ऑब्जर्वेशन थी बच्चे मेरे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x10। इस ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, सबको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब मीन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ साथ 30 ऐड हो रहा है, तो मीन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीन कितना था मेरा 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 30, व्हाट विल दिस, ये आ गया 10 प्लस 30 मतलब 40। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 40, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 40। चलिए मैं लिख देता हूं यहां, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको दूर से दिखाई दे जाए। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई है मेरे पास 40 और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है बच्चे 8। नाउ नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर, सेकंड है वेरिएंस, वेरिएंस है बच्चे सिग्मा स्क्वायर। आपको याद होगा वेरिएंस के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जो 30 ऐड हो रहा है ऑब्जर्वेशन में तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है बच्चे, ध्यान से देखो जरा, 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रही है, गौर से देखो जरा, या 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूं तो वेरिएंस क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएंस के केस में उसका स्क्वायर टाइम होता है। तो ये आ जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर टाइम पुराना वाला वेरिएंस, और पुराना वेरिएंस कितना था बच्चे 4/5, 4/5, ये हुआ 4, 4 4 जा 16, तो 16/5, तो हमारे पास ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, म्यू मेरे पास है, बीटा मेरे पास है, सिग्मा स्क्वायर मेरे पास है। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, जरा वैल्यू देखिए, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, बीटा म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, बीटा 8, म्यू 40 डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर 16/5, तो 5 को ऊपर ले जाइए, सिंपल। अब 8 से काट दो इसको 2 टाइम, 2 से काट दो इसको 20, 20 इंटू 5 100, सो 100 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा स्टैटिक्स में इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, सारी चीजें यूज हो गई, मीन, वेरिएंस, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पीवाईक्यू। अच्छे से समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है फॉर ए स्टैटिकल डेटा x1 x2 x3 अप टू x10 ऑफ 10 वैल्यूज, यानी n तो मेरे पास कितना है बच्चे 10 है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन एज दिस वन, मीन कितना दे रखा है बच्चे 5.5, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर i इक्वल टू 1 से 10
xi square इधर रखा बच्चे 371. He later found that had noted two values in the data incorrectly as this one. यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, गलत ऑब्जर्व, ये तो आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया. रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 4 and 5 इंस्टेड ऑफ करेक्टेड वैल्यू, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है बच्चे 6 and 8. आपको याद होगा जो रॉन्ग होती है हम उसको एलिमिनेट करते थे और करेक्ट वाले को ऐड करते हैं. तो पहले तो करेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सब, उसके बाद बोल रहे हैं करेक्टेड वेरिएंस कैलकुलेट करना है. अच्छे से समझिएगा जरा बच्चे, समझना अच्छे से. पहले मैं बात कर रहा हूं केस, फर्स्ट केस इन केस ऑफ मीन. अगर मैं मीन की बात करता हूं, आपको याद होगा मीन होता क्या था, ये होता था सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू मीन. एंड व्हाट इज मीन 5.5. सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 इंटू मीन n. n कितना है मेरे पास 10. तो सिग्मा x सॉरी मीन तो हमारा, एक मिनट गलती हो गई, मैंने एक मिनट, मीन का फॉर्मूला लगाना है. मीन क्या होता है बच्चे, मीन होता है सिग्मा xi बाय n, और ये कितना दिया है 5.5. एंड n इज व्हाट, सिग्मा xi बाय 10 इज इक्वल टू 5.5. मतलब सिग्मा xi इज इक्वल टू हो गया बच्चे 55 आ गया सिग्मा x. बट ये रॉन्ग है, तो करेक्टेड सिग्मा xi कितना होगा, ये 55 तो है, माइनस कर दीजिए इसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. रॉन्ग वाली कितनी है 4 and 5, ये आ गया 4 + 5, और ऐड कर दीजिए करेक्ट वाली, कितना है बच्चे 6 + 8. तो आप देखोगे ये आ गया 55 माइनस 9 और प्लस 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5 ये और प्लस 55 ये कितना आ गया, करेक्टेड वाला आ गया 60. तो करेक्टेड सिग्मा xi आ गया. तो मैं करेक्टेड मीन कैलकुलेट कर सकता हूं, ये करेक्टेड सिग्मा xi अपॉन n. भाई 2 नंबर मैंने एलिमिनेट किए, 2 मैंने ऐड कर दिए, तो ऑब्जर्वेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. इसका मतलब ये कितना आ गया, ये हमारा करेक्टेड वाला है 60 डिवाइड बाय कितना है 10, तो ये ओवरऑल आ गया 6. तो करेक्टेड मीन, अब मैं कह सकता हूं करेक्टेड मीन मेरे पास कितना है बच्चे 6 है. चलिए मीन तो मेरे पास आ चुका है, मीन मेरे पास आ चुका है. अब हम बात करते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर की. देखिए जरा नाउ, सिग्मा xi स्क्वायर ये कितना है बच्चे 7371, बट ये गलत है. तो करेक्टेड सिग्मा xi स्क्वायर विल व्हाट 371 माइनस कर दीजिए. अब क्या ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, तो जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इनके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए. 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25 और प्लस कर दीजिए इनका स्क्वायर, ये आ गया 36 प्लस 64. तो ये कितना आया बच्चे 371 माइनस 6 5 जा 6 प्लस 5 11 3 4 41 हो गया, और प्लस ये हो गया 100. 41 माइनस करिए, 1 - 1 0, ये 330 प्लस 100, तो कितना आ गया बच्चे 430. ओके, सिग्मा xi स्क्वायर आ गया बच्चे 430. ये करेक्टेड एक्स स्क्वायर आ गया, करेक्टेड मीन आ चुका है हमारे पास. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था करेक्टेड वेरिएंस. तो बच्चे करेक्टेड वेरिएंस क्या होगा, करेक्टेड वेरिएंस वेरिएंस लिखना था पूरा. लिखिए जरा, करेक्टेड वेरिएंस विल व्हाट, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ऑल करेक्टेड. सिग्मा xi स्क्वायर कितना है 430 डिवाइड बाय n कितना है 10 माइनस करेक्टेड मीन कितना था बच्चे 6, तो 6 का स्क्वायर, ये 0 कैंसिल, कितना आ गया 43 माइनस 36, 7 6 13 7 आ जाएगा. 7 इज द करेक्ट ऑप्शन. 7 सी इज राइट. देखिए जरा आंसर, सी इज राइट. आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को. तो आपको केवल फॉर्मूले पे फोकस करना है बच्चे. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पीवाईक्यू. अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिए. वेरिएंस कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है. अच्छे से समझिएगा जरा भाई. अगर आप गौर से देखें तो सिंपल डेटा दे रखी है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले तो कैलकुलेट करने होंगे. कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है 8 21 34
47, इस टाइप के नंबर दे रखे हो ना तो कोशिश करिएगा, क्योंकि ये नहीं पता मैं कितने नंबर हैं, तो इसमें जनरली एपी या जीपी को चेक करने की कोशिश करिएगा, कहीं एपी जीपी लग रही होती है इस टाइप के क्वेश्चनों में, क्योंकि उससे डायरेक्टली सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, वरना कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। अब जरा देखें 21 माइनस 8, 13 11 13 13, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 13 13। तो जरा गौर से देखें बच्चे, ए कितना है मेरे पास 8, एन टर्म कितनी है, एन टर्म है 321 और डिफरेंस कितना है 13 13 का डिफरेंस है। तो जरा गौर से देखिएगा, आपको पता है एज एन टर्म इज व्हाट, एन टर्म होती है बच्चे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 321, ए इज व्हाट 8 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 13 इज इक्वल टू व्हाट 321, तो ये आ गया n माइनस 1 13 इक्वल टू व्हाट 321 माइनस 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 11 में से 8 गया 3 और ये 1 3 डिवाइड बाय 13, 2 जा 26 कितना आ गया 20, 8 2 10, कैलकुलेशन चेक, सॉरी बाय मिस्टेक, ये 20 है 320, ये 320 है बच्चे, ये 20 करिए, ये 20 करिए, यहाँ 20 कर दीजिए, 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको हटाओ, ओके। तो देखो कितना आ गया बच्चे, n माइनस 1 इंटू 13 इज इक्वल टू वॉट, 10 8 गया 2 1 3, ये आ गया बच्चे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 31 बाई 2 डिवाइड बाय ये 13, 2 जा 26, बचा कितना 5 52, 4 जा 52, ओके 1 को चले जाइए तो n कितना आ गया बच्चे 25, ओके। हमारे पास पता लग गया ये कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चे, अब जरा ध्यान से देखें 8 21 34 47 एंड सो ऑन अप टू कितना 320, और ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, n कितनी हमारे पास, n दे रखा है 25, n हमारे पास है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब में 13 13 13 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो मैं इसको इजी करने के लिए अगर पहले नंबर को 13 में बनाने की कोशिश करूं तो कितना नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था वेरिएंस के अंदर अगर हर ऑब्जर्वेशन में मैं 5 ऐड कर दूंगा, कुछ भी ऐड करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैंने देखा 13 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, 13 का डिफरेंस आ रहा है, 13 बना दो अगर मैं यहां सब में कॉमन आ जाएगा, तो 5 में ऐड करूंगा कितना आएगा 13 प्लस ये कितना आ गया 5 ऐड करूंगा तो 26 प्लस 5 ऐड करूंगा तो 39 एंड सो ऑन। आप अगर गौर से देखो सब में से 13 13 13 कॉमन आ गया, तो 13 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और टोटल टर्म कितनी थी बच्चे 25। आपको साफ नजर आ रहा होगा अभी क्या आ गया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है बच्चे, याद कीजिए बच्चे, एज वेरिएंस ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है बच्चे n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, और ये 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 13, तो मैंने कहा था इन केस ऑफ वेरिएंस इफेक्ट विल स्क्वायर टाइम, तो वेरिएंस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन विल व्हाट, वेरिएंस क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर टाइम दिस, कितना n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, n की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये 13 का स्क्वायर, n कितना है 25, ये 25 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट 12, 13 का स्क्वायर 169 और ये हो जाएगा 625 माइनस 1 डिवाइड बाय 12, बस कैलकुलेशन कर लेना, दैट विल योर आंसर। तो इट मींस व्हाट, आपने देखा कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, कहता है मार्क्स ऑब्टेन बाय all the student of class 12th
are presented in the frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data be 14. Okay, median given है बच्चे, median कितना है 14 with median class interval दिया हुआ है कहां तक है बच्चे 12 से 18 with class frequency 12. क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी f कितना दे रखा है 12. If all the number of student whose marks are less than 12 यानी इससे पीछे वाले फ्रीक्वेंसी का कितने बच्चे वो 18 यानी CF कितने बच्चे 18 दे रखा है. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी n मुझे कैलकुलेट करना है. जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको याद होगा एस मीडियन इक्वल टू होता था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई होता है हमारा क्लास डिफरेंस, सॉरी क्लास इंटरवल. जरा गौर से देखिएगा बच्चे, L मीडियन कितना है 14, L कितना है हमारे पास, L होता था लोअर लिमिट कितनी बच्चे 12 प्लस n/2, n तो मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस CF कितना 18 और F कितना है बच्चे 12. I कितने का डिफरेंस है 6 का, बस सिंपल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इस 12 को इधर ले जाऊंगा, 14 माइनस 12 इज व्हाट 2, यहां से कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम कितना है बच्चे n/2 माइनस 18/2, ये आ गया. इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे 4 इक्वल टू व्हाट n/2 माइनस 18 को इधर ले जाइए तो आप देखोगे कितना आ गया बच्चे 4 प्लस 18 इक्वल टू व्हाट n/2, ये आ गया 22 इज इक्वल टू व्हाट n/2, 18 प्लस 4 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n विल व्हाट 44 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी 44 इज द करेक्ट आंसर. तो आपने देखा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं. अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में. अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए.